हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हमने अब तक ये पढ़ चुके हैं। 9th क्लास के अंदर नंबर सिस्टम हो चुका है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुकी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो चुका है और पॉलिनोमियल हो चुका है। तो आज हम एक नई ब्रांच के स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ज्योमेट्री की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 9th क्लास के अंदर, बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ में। 9th क्लास के अंदर ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि ज्योमेट्री का कंसेप्ट आया कहाँ से, तो वो आया यूक्लिड ज्योमेट्री से। कि हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट, जिनका नाम था यूक्लिड। एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक से थे वो, और उनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने क्या करा, एक अपनी ज्योमेट्री का कंसेप्ट वो लेकर आया। उस ज्योमेट्री के कंसेप्ट को ही उन्होंने अपने नाम से बोल दिया यूक्लिड ज्योमेट्री। बेसिकली यूक्लिड ज्योमेट्री का मतलब क्या है, उन्होंने अपने ग्रीक वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया है कि ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड्स से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट इज जियो एंड सेकंड इज मेट्रॉन। मतलब ज्योमेट्री को हमने दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, जियो अलग और मेट्रॉन अलग। जियो का मतलब होता है अर्थ, मतलब पृथ्वी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मतलब सबसे पहले हमने क्या करा, हमारी अर्थ के मेजरमेंट्स को डिफाइन किया, अर्थ के मेजरमेंट्स को हमने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उसको हमने क्या बोल दिया, सबसे पहले ज्योमेट्री, मतलब जो अर्थ के बारे में, अर्थ के मेजरमेंट्स के बारे में, अर्थ की रेडियस के बारे में, अर्थ के सरफेस एरिया के बारे में हमने सारी स्टडी करी। तो उसको अंदर हमने ज्योमेट्री का कंसेप्ट दिया। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे हम अर्थ से दूसरे फिगर्स की तरफ आए, दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर्स की तरफ आए। जैसे हम रेक्टेंगल पर आए, स्क्वायर्स पर आए, 3D फिगर्स के अंदर आए, सिलेंडर, इन सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स का हमने स्टडी किया। तो ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट यहाँ से आया है। अब होता क्या है, ज्योमेट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, जैसे कौन से फिगर की कितनी लेंथ है, किसकी कितनी ब्रेथ है, किसके कितने डायगोनल्स होते हैं, किसका किसके साथ में क्या रिलेशंस होता है, साइड्स के साथ में, डायगोनल्स के साथ में, सरफेस एरिया के साथ में, इस तरह के रिजल्ट्स हम ज्योमेट्री के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री के खोज जो हमारे यूक्लिड साइंटिस्ट ने की थी, उन्होंने अपने कुछ डेफिनेशंस दी। वो डेफिनेशंस हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। डेफिनेशंस ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन उन्होंने ये बताई कि जो पॉइंट होता है कोई एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, मतलब उसकी कोई लेंथ नहीं होती, उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती और उसकी कोई हाइट नहीं होती। कि अ पॉइंट इज नो लेंथ, अ पॉइंट हैव नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। मतलब हुआ क्या कि जो पॉइंट है वो एक बिल्कुल शार्प पॉइंट है इस तरह का, इसकी कोई लेंथ नहीं है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है और इसकी कोई हाइट भी नहीं है। ये उन्होंने फर्स्ट चीज़ हमें बताई। सेकंड चीज़ कि जो लाइन होती है, लाइन की सिर्फ क्या होती है, सिर्फ लेंथ होती है, इसकी भी कोई ब्रेथ नहीं होती। दिस इज ब्रेथलेस यूनिट, ब्रेथलेस क्वांटिटी बोले आप। देखो पॉइंट के अंदर तो कुछ नहीं होता, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, लेकिन लेंथ के अंदर, सॉरी, लाइन के अंदर सिर्फ लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना हाइट होती है, जैसे कुछ इस तरह की। तो इसकी सिर्फ लेंथ होगी, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट्स के, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर पॉइंट। जैसे मैंने ये लाइन सेगमेंट लिया, तो इसके जो ये एंड पॉइंट्स है, ये एंड, ये होते हैं एक पॉइंट्स, बिल्कुल शार्प पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक इधर वाला, दोनों पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स को हम पॉइंट्स बोलते हैं। फोर्थ उन्होंने बात करी प्लेन की। जैसे प्लेन का मतलब, अगर मैं जैसे ये पेपर की बात करूँ तो ये एक बिल्कुल, इसको हम प्लेन बोलेंगे। प्लेन के अंदर क्या होता है, दो डायमेंशंस होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो उन्होंने फिर उसके बाद बात करी प्लेन की। तो प्लेन का मतलब उसके अंदर लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, मतलब अ प्लेन हैव लेंथ एंड ब्रेथ। फिफ्थ चीज उन्होंने ये बताई कि जो प्लेन की एजेस होती है, ये वाली एजेस, वो क्या होती है, लाइंस होती है। क्या होती है, लाइन। जैसे अगर मैं इसकी चार एजेस की बात करूं तो ये चारों क्या है, लाइन। एजेस ऑफ प्लेन्स आर लाइन।
और एक और लास्ट चीज़ उन्होंने ये बताई कि जैसे ये प्लेन है, प्लेन को हम जैसे इस ब्लैक बोर्ड को हम अगर एक प्लेन कंसिडर करें तो ये प्लेन क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस का जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है कि ये प्लेन क्या हो रहा है, जैसे इतनी सारी लाइंस का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है जो कि इवनली क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। प्लेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ plane is a combination of straight lines which are evenly distributed। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि यूक्लिड के अंदर यूक्लिड ने अपनी कुछ डेफिनेशंस दी ज्योमेट्री के बारे में। वो डेफिनेशंस क्या थी कि पॉइंट एक यूनिटलेस क्वांटिटी जिसकी ना कोई ब्रेथ होती है, ना लेंथ होती है, ना कोई हाइट होती है। अगर मैं लाइन की बात करूँ तो लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। लेकिन अगर मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ तो प्लेन के अंदर लाइन लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी। लाइन सेगमेंट के जो एंड होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, जबकि प्लेन के जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, लाइंस होती है। एजेस जो होती है वो होती है लाइंस, और जो प्लेन होता है वो बहुत सारी लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है जो कि उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। आगे चलते हैं हम इससे। आगे यूक्लिड ने कुछ और टर्म्स डिफाइन करी। मतलब क्या हुआ उसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कराता हूँ। जैसे सपोज मुझे इंग्लिश पढ़नी है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स कहाँ से आए, अल्फ़ाबेट्स कहीं से आए नहीं है, हमने उनको कुछ स्टैंडर्ड माना है कि अगर मुझे इंग्लिश पढ़नी है तो सबसे पहले मुझे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना आना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं हमें रटने पड़ेंगे। तो वैसे ही अगर मुझे ज्योमेट्री पढ़नी है तो उन्होंने भी कुछ अपनी अनडिफाइंड टर्म्स डिक्लेयर करी। तो हम पढ़ रहे हैं अब अनडिफाइंड टर्म्स। मतलब अगर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है तो ज्योमेट्री के बारे में बेसिक चीज़ें तो आपको माननी ही पड़ेगी, ये कहीं से आई नहीं है, ये आपको स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगी। जिसमें पहला है आपका पॉइंट, सेकंड है आपका प्लेन, एंड थर्ड इज लाइन। पर देखो अगर मैं पॉइंट, प्लेन और लाइन की बात करूँ तो ये इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये कहीं से नहीं आई। हमें अगर ज्योमेट्री पढ़नी है तो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें माननी पड़ेगी, और वो स्टैंडर्ड चीज़ें हमने तीन चीज़ें मानी है, पॉइंट, प्लेन और लाइन। हम इन तीनों चीज़ों को बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म, मतलब ये पहले से डिफाइन नहीं है। अगर पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, एक शार्प डॉट होता है जिसको हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, और जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर्स का मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। जैसे ये पॉइंट है तो इसको कैपिटल ए बोल दिया। इस तरह से हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स। अगर मैं सेकंड प्लेन की बात करूं तो प्लेन का मतलब क्या हुआ कि एक स्मूथ सरफेस, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड की सरफेस हो गई, आपके पेपर की सरफेस हो गई, ये सारी क्या है, प्लेन है इस तरह की। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक स्मूथ सरफेस। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पेपर हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। और अगर तीसरी चीज मैं लाइन की बात करूं तो लाइन का कंसेप्ट आया, जैसे ये प्लेन है, अगर मैं इस प्लेन को इस तरह से कर्व कर दूं, मतलब इस तरह से मोड़ दूं, फोल्ड कर दूं, तो फोल्ड करने के बाद वापस से आप इसको अनफोल्ड करो तो ये जो क्रीज बन रही है आपकी, ये क्रीज, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब अगर आप ऐसे पेपर या किसी भी प्लेन को फोल्ड करते हो तो बीच में एक क्रीज बनेगी, एक लाइन बनेगी। एक क्रीज का मतलब इस तरह से टेढ़ा हुआ पार्ट, इस क्रीज को हम बोलते हैं लाइन। लाइन की लेंथ इन्फाइनाइट तक जा सकती है, इसको हम कहीं तक भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर इस तरह की होती कि ये इन्फाइनाइट तक जा सकती है, इसकी सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है। जबकि प्लेन के अंदर लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होती है। ये उसने तीन अनडिफाइंड टर्म दी थी। उसके बाद हम चलते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स के अंदर जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि क्या होती है ये चीज़ें। तो टॉपिक है आपका सम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। सम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स
हाँ, सम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स के अंदर हमने कुछ टर्म्स डिफाइन करी है, उस टर्म्स में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं टर्म्स का नाम लिखूँ तो सबसे पहले आपका आता है एक्सिम, सेकेंड होता है स्टेटमेंट, थर्ड इज थ्योरम, फोर्थ इज थ्योरम के बाद आता है आपका कॉरोलरी, एंड फिफ्थ इज कंजेक्चर। मैंने आपको 5 टर्म्स डिफाइन करी है, क्या क्या? एक्सिम, स्टेटमेंट, थ्योरम, कॉरोलरी एंड कंजेक्चर। सबसे पहली चीज़ आप उनको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ये होती क्या है, किस तरह से हम इसको ज्योमेट्री के अंदर यूज में लेंगे, कि किस तरह से हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। सबसे पहले आता हूँ मैं एक्सिम के ऊपर कि एक्सिम क्या है। एक्सिम की अगर मैं बात करूँ तो एक बेसिक फैक्ट्स होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन इस बेसिक फैक्ट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ों को प्रूव करते हैं, बाकी थ्योरम्स को, बाकी स्टेटमेंट्स को हम इसके थ्रू प्रूव करते हैं। क्या बोला मैंने कि एक्सिम का कोई प्रूफ नहीं है, एक्सिम का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसके थ्रू हम बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ऐसी चीज़ों को, बेसिक फैक्ट्स को हम बोलते हैं क्या, एक्सिम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द बेसिक फैक्ट्स which are taken for granted without any proof is known as axioms, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है कि दो क्वांटिटी सपोज इक्वल है तो उनके आधे आधे भी क्या होंगे, इक्वल्स। जैसे हाफ ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका, इसको जैसे प्रैक्टिकली अगर मैं समझूं कि इफ x इक्वल टू वाई है तो x का आधा और y का आधा वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, देन x/2 इक्वल टू y/2। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं एक्सिम। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इक्वल है तो उनके आधे भी इक्वल होंगे, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सिम्स बोलते हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस एक्सिम के थ्रू हम बाकी स्टेटमेंट या बाकी थ्योरम्स को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल लूँ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, मतलब सारे के सारे राइट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हर राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, तो दूसरा राइट एंगल भी 90 का होगा, तीसरा राइट एंगल भी 90 का होगा। तो जब सारे ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एक्सिम्स। अगर मैं दूसरी टर्म्स पे आऊँ, स्टेटमेंट, व्हाट इज ए स्टेटमेंट? सेकेंड चीज पर आते हैं हम हमारी स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी पर्सन इसको रीड करके ये बता सकता है कि ये सही है या गलत है। मतलब कोई भी पर्सन आके ये जज कर सके कि ये ट्रू है और फॉल्स है। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट कैन बी जज बाय ट्रू और फॉल्स। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ तो मैं बोलूँगा ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 इज ट्रू स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने कि जैसे ये कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं बहुत सारे एंगल्स बना रहा हूँ इस तरह से, ये सारे एंगल्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इन सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम है 360। तो एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सही है या गलत है। ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे स्टेटमेंट्स। थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड है हमारी थ्योरम्स। व्हाट इज अ थ्योरम्स? आप लोगों ने 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ी होगी
कि थ्योरम्स क्या होती है, थ्योरम्स के कुछ थ्योरम्स आपने पढ़ी हुई भी है और उसको प्रूव भी किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं थ्योरम्स की बात करूँ तो थ्योरम्स का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स जिसके लिए हमें उसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये थ्योरम सही है कि गलत है, हमें अगर उसका प्रूफ पता है तो हम मतलब थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको ये करना है। डायरेक्टली आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सही है कि गलत है, अगर आपको उसका प्रूफ आता है तो वो थ्योरम है, अदरवाइज नहीं है। जैसे अगर मैं थ्योरम की बात करूँ तो थ्योरम की जो डेफिनेशन होगी, इसका मतलब इट रिक्वायर्स प्रूफ। मतलब हुआ क्या था कि एक्सिम के अंदर कोई प्रूफ नहीं था, उसको आपको डायरेक्टली यूज में लेना है, लेकिन थ्योरम के अंदर आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा। इसके लिए थ्योरम के लिए प्रूफ की रिक्वायरमेंट जरूरी है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फर्स्ट इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मैंने क्या बोला कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स की मैं बात करूँ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये एक क्या है थ्योरम, हम इसको प्रूव कर सकते हैं और फिर इस प्रूव स्टेटमेंट के थ्रू हम बाकी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलग से दूसरी सारी थ्योरम्स के प्रूफ हम निकाल सकते हैं। तो ये है एक थ्योरम, इसका प्रूफ होता है, जिसको प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में जब भी ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तब हम इसकी स्टडी करेंगे। अगर मैं इसके सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला मैंने कि किसी ट्राइंगल के अंदर जैसे ये ट्राइंगल लिया मैंने, एंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सी का जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये वाला एंगल ए सी डी, वो क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। मतलब अगर मैं एंगल सी के एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा, ए और बी, तो एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी के सम के। ये भी एक थ्योरम है, इसका भी हम जब ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तो इसका भी प्रूफ डिफाइन करेंगे, प्रूफ इसकी स्टडी करेंगे। तो ये भी एक क्या है थ्योरम है। अगर मैं फोर्थ स्टेटमेंट पर आऊँ कोरोलरी, तो कोरोलरी क्या होता है उसकी स्टडी करते हैं हम। फोर्थ इज ए कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है जैसे हमने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम का हमने प्रूफ किया, जैसे अभी ये लास्ट वाली लेता हूँ मैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम। तो अगर किसी थ्योरम के रिजल्ट के साथ में कुछ और रिजल्ट भी हाथों हाथ प्रूफ हो जाए, जैसे आपने थ्योरम का प्रूफ किया और उसके साथ में आप एक और रिजल्ट हाथों हाथ ये भी लिख रहे हो कि ये भी इसके साथ क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कोरोलरी। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अ स्टेटमेंट whose truth can easily be decided by theorem is called corollary। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी स्टेटमेंट का प्रूफ या ट्रूथ हम किसी थ्योरम के थ्रू डायरेक्टली ये बता सके कि वो सही है या गलत, तो वो क्या होगी, कोरोलरी। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ तो एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल। क्या बोला मैंने
कि अगर मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ तो एंगल ACD मतलब एंगल C का एक्सटीरियर एंगल, अभी अभी हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला था, वो एंगल A और एंगल B का सम होगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो मैं इस रिजल्ट के थ्रू क्या ये बोल सकता हूँ कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंडिविजुअली एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल B से भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ACD क्या है, A और B का सम, तो डेफिनेटली A और B दोनों पॉजिटिव है, तो वो A से भी बड़ा होगा और B से भी बड़ा होगा। तो मैंने क्या बोल दिया, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब वो A से भी बड़ा है, एक 1 by 1 अगर मैं ले लूँ तो, और B से भी बड़ा है, मतलब एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल ACD इज ग्रेटर देन B। मतलब जैसे ही मैंने ये प्रूव किया कि एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम है, मैं डायरेक्टली ये भी बता सकता हूँ कि एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल B से भी बड़ा होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कोरोलरी, जिसके लिए हमें कोई अलग से प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम थ्योरम को प्रूव करेंगे ये भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। फिफ्थ टर्म पर अगर मैं आऊँ तो आपकी जो पांचवी टर्म है वो है कंजेक्चर। कंजेक्चर के अंदर क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। कंजेक्चर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स है या फिर कुछ ऐसे भी मैथमेटिकल टर्म्स है जो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन हमें आज तक उसका प्रूफ नहीं मिला, या उसका प्रूफ दुनिया में है ही नहीं। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कंजेक्चर, लेकिन वो चीज़ें है तो बिल्कुल ट्रू। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल इज एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 is sum of 2 प्राइम नंबर्स। मैंने क्या बोला कि 2 से बड़ा कोई भी अगर इवन नंबर है तो वो 2 प्राइम नंबर्स का क्या होगा, सम होगा। जैसे मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ, मैंने लिखा सपोज 6 एक इवन नंबर है जो कि क्या है 2 से बड़ा है, तो मैं इसको 2 प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 3 + 3 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 3, 5 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 10, तो मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 7 + 3, 7 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 12, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, 7 + 5, मतलब हर इवन नंबर जो 2 से बड़ा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में। अब इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, इसका आज तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन ये है तो बिल्कुल ट्रू। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कंजेक्चर। ये वाली जो कंजेक्चर है इसका एक नाम भी है, गोल्डबर्ग कंजेक्चर। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन पर आऊँ तो कंजेक्चर का मतलब ये है कि इनकम्प्लीट कंक्लूजन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन ये है बिल्कुल ट्रू। जैसे गोल्डबर्ग कंजेक्चर कि 2 प्राइम नंबर्स का सम होता है एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2। तो ये हमने बहुत सारी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पढ़ी, पांचों चीज़ों में डिफरेंस पता चला कि एक्सियम क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होता है, थ्योरम क्या होती है, कोरोलरी क्या होता है और कंजेक्चर क्या होती है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं हम। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ और टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, कुछ एक्सियम्स, कुछ पोस्टुलेट्स क्या होती है, पोस्टुलेट क्या होते हैं, एक्सियम, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।